भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील बहुत जल्द होने के संकेत मिल रहे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका के साथ बहुत जल्द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच साइन होने वाला है, फिर आगे के लिए बातचीत शुरू होगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कल से फिर बातचीत शुरू होगी। यूएस अधिकारियों की टीम आज शाम दिल्ली पहुंचने वाली है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इससे पहले भी कई दौर की बैठक हो चुकी है, ये बैठक कितनी अहम है, बताइए। देखिए, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अभी अमेरिका ने दुनिया के हर देश पे 10% की ड्यूटी लगा रखी है। ये जो ड्यूटी है उसकी मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है, यानी अगले महीने 24 तारीख को खत्म होगी। उस 24 तारीख के बाद किस देश पर कितनी ड्यूटी लगेगी अमेरिका नए सिरे से तय करेगा। इसलिए इससे पहले भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है उसकी तस्वीर साफ होना बेहद जरूरी है। इसलिए बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक के लिए यूएस के साथ नेगोशिएटर्स की टीम के कुछ सदस्य दिल्ली आ चुके हैं जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, और कुछ सदस्य आज रात तक पहुंचने वाले हैं। और कल 2 जून, 3 जून और 4 जून के 3 दिन की बैठक होगी और इस बैठक में बातचीत जब आगे बढ़ेगी तब यूएस के चीफ नेगोशिएटर जो हैं वो भी भारत आ सकते हैं, इसकी संभावना है। और इस डील में मोटा मोटी 99% हिस्सा पूरा हो चुका है। ट्रेड डील की शर्तें तय हो चुकी है, ट्रेड डील की बातें तय हो चुकी हैं। बाकी बचा है फुल स्टॉप, कॉमा जैसे जो छोटी मोटी चीजें होती है, बारीकी चीजें होती है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस अंतिम रूप देने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो फिर यूएस के चीफ नेगोशिएटर आएंगे तो फिर डील को अंतिम कह सकते हैं कि सारे शर्तों पर मुहर लगते हुए आपको दिखेगी। और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात कि अलग अलग सेक्शन के तहत जो अलग अलग देशों पर ड्यूटी लगाने के जो प्रावधान होते हैं उससे भारत भी अपनी तरफ से पूरी तरह से नेगोशिएशन करेगा कि कहां किस तरह से रियायत मिल सकती है, कहां किस प्रोडक्ट पर कितनी ड्यूटी रहनी है। तो मुझे लगता है कि ये दौर काफी महत्वपूर्ण है, बातचीत का दौर। इस बारे में लक्ष्मण जी, इस बारे में पीयूष गोयल का क्या बयान हमारे सामने आया है, बताइए। सवाल मैंने पीयूष गोयल से अभी कुछ देर पहले ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस दौरान मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो नेगोशिएशन की टीम आ रही है उससे कितना आप होपफुल रहते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना था उनका जब इस सवाल का जवाब दिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी 3 दिवसीय हमारी बैठक चलने वाली है। वैसे तो 3 फरवरी को ही दोनों देशों के नेताओं ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अनाउंस कर दिया था। मोटी मोटी सभी बातें तय हैं। जैसा आप जानते हैं कि अभी अभी यूएस के एम्बेसडर मिस्टर सर्जियो गौर ने भी कहा कि 99% चीजें तय हो गई है। छोटी मोटी कॉमास और फुल स्टॉप्स पे चर्चा चल रही है। फाइनलाइज करते वक्त जो वहां पे बदलाव आए थे, कानूनी बदलाव आए थे यूएस में, उसको किस प्रकार से फाइनल एग्रीमेंट में रिफ्लेक्ट करना, उसके हिसाब से किस प्रकार से बदलाव होगा, उसको तय करके मुझे पूरा विश्वास है कि यूएसए के साथ भी जल्द से जल्द हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला ट्रांच खत्म कर देंगे, साइन करेंगे और आगे की चर्चा चालू करेंगे, आगे और कैसे व्यापक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 26 मई को हुई बोर्ड बैठक में टाटा सन्स की लिस्टिंग पर चर्चा हुई। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन से लिस्टिंग को लेकर सफाई मांगी। वहीं दूसरी तरफ नोएल टाटा ने आरबीआई को पत्र लिखकर टाटा सन्स की लिस्टिंग के खिलाफ विरोध जताया है। मनी कंट्रोल की इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मनी कंट्रोल के सीनियर एडिटर देबोर्षी चाकी। देबोर्षी जी, पहले तो ये बताइए 26 मई को हुई बोर्ड बैठक में टाटा सन्स की लिस्टिंग पर आखिर क्या चर्चा हुई है? जी निकिता, जैसे आपने बताया 26 तारीख को जो मीटिंग हुई थी वो प्राइमरीली बिजनेस रिव्यू मीटिंग थी। काफी सारे सीईओज आए थे, स्पेशली जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के, जैसे कि रिटेल वेंचर है उनका, ऑनलाइन जो है उनका बिजनेस, इसके अलावा एयर इंडिया और कुछ और बिजनेसेस भी आए थे। तो ये मेनली उनका फोकस इसी बात पे रहा। लेकिन इस मीटिंग के दौरान नोएल टाटा ने एन चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन है उनको साफ तौर पे ये पूछा कि टाटा सन्स की जो लिस्टिंग की बात पॉसिबिलिटी जो जताई जा रही है उस पे उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या रवैया है।
तो जहां हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि इस पे कोई सीधा जवाब चंद्रशेखरन की तरफ से नहीं दिया गया, जो एक काफी मतलब एक फॉल्ट लाइन सी बनती जा रही है टाटा ग्रुप के लीडरशिप के बीच में। नोएल टाटा जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, टाटा सन्स जैसे आप जानते हैं वो 60% से ज्यादा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है, जो 60% से ज्यादा टाटा सन्स को कंट्रोल के स्टेक को कंट्रोल करती है। वो नहीं चाहते कि टाटा सन्स की लिस्टिंग हो। इसका उन्होंने काफी एक एक्सप्लेनेटरी मेल, एक लेटर उन्होंने आरबीआई को भी इसी सिलसिले में लिखा है। उन्होंने कहा है कि टाटा सन्स का जब गठन हुआ था और जब टाटा ट्रस्ट को उसकी शेयर होल्डिंग सौंपी गई थी, तो प्राइमरीली फिलैंथ्रोफी को मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। जैसा आप जानते हैं टाटा ट्रस्ट जो है वो लोक कल्याण में काफी सारी चीजों में वो करेंटली एंगेज्ड है। वो स्कूल्स चलाती हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। तो इन सब चीजों को इनको फोकस में रखते हुए नोएल टाटा ने कहा कि चंद्रा से ये पूछा कि आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि टाटा सन्स को हम कैसे अनलिस्टेड रखें। लेकिन जैसे सूत्रों ने हमें बताया है कि इस पे चंद्रा का कोई कन्विक्शन वाला जवाब उन्हें मिला नहीं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो आरबीआई की तरफ से भी अभी तक एम्बिग्विटी है इस होल मैटर पर। चंद्रा की अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने जो टाटा ट्रस्ट का जो पब्लिक डेट था वो उन्होंने कंप्लीटली रीपे कर दिया है। अब मेरे ख्याल से ये कलेक्टिव लीडरशिप के जिम्मे है कि वो क्या सोचते हैं कि इसको आरबीआई को कैसे वो कन्विंस करेंगे। नोएल टाटा जो अब तक टाटा सन्स पे काफी हद तक डिपेंडेंट थे कि टाटा सन्स के थ्रू नेगोशिएशंस रादर मैसेजिंग चल रही थी आरबीआई को और गवर्नमेंट को कि इसको अनलिस्टेड ही रखा जाए। हमारे सोर्सेस ने हमें ये बताया है कि अब नोएल टाटा समझते हैं कि इसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद लेंगे और पर्सनली इसको नेगोशिएट करेंगे। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने भी बताया कि आरबीआई को उन्होंने पत्र लिखा है, इस पत्र में आखिर मेन मुद्दा क्या है, विरोध का क्या जताया है? ये देखिए, जो मैंने आपसे अभी कहा, ये फिलैंथ्रोफी जो है ये इनका टाटा ट्रस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। जो भी डिविडेंड टाटा सन्स से आता है उसका काफी सारा हिस्सा टाटा ट्रस्ट को चला जाता है, जिससे वो काफी सारी चीजें करते हैं। अगर टाटा सन्स लिस्ट हो जाती है मान लीजिए आगे जाकर, तो एक नॉर्मली एक किसी भी लिस्टेड कंपनी में एक क्वार्टरली अर्निंग्स का एक प्रेशर रहता है। इससे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में काफी समय हम देखा गया है कि इस पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। वो नोएल टाटा ने कहा है क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट इसमें अलाइन होगा। तो अगर टाटा सन्स को आगे जाकर टाटा ग्रुप के लिए काफी सारी चीजें करनी, जैसे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफी अग्रसर हैं, इसके अलावा वो एयर इंडिया जो इंडिया की नेशनल कैरियर रही है एक समय पे, उसको वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए काफी प्रोजेक्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल है टाटा सन्स का, वो शायद थोड़ा सा हैम्पर होगा। तो ये हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि ये नोएल टाटा का प्राइमरी कंसर्न रहा है, जो उन्होंने आरबीआई को इसके बारे में उन्होंने लेटर लिखा। बिल्कुल देवोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स में लगातार चौथे सत्र में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 508 अंक गिरा तो निफ्टी 165 अंक टूटकर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। कैसे रहा है आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और मार्केट जो है डेज लो पर क्लोज हुए हैं। जी हां, कमजोर मॉनसून की फिक्र से बाजार में आज फिर से गिरावट गहराई और अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय बाजार फिसलते हुए नजर आई। निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पर 165 अंकों का दबाव देखा गया। निफ्टी बैंक में ज्यादा कमजोरी देखी गई, 1% की गिरावट के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर आज तगड़ी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो यहां पर आईटी इकलौता ऐसा इंडेक्स था जहां पर खरीदारी देखने को मिली। 2.5% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा कहीं भी देख लीजिए आप, निफ्टी ऑटो, कैपिटल मार्केट, डिफेंस, पीएसयू, एफएमसीजी, फार्मा, सारे इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए तो यहां पर आईटी पैक में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। टेक महिंद्रा 4% के गेंस, इन्फोसिस, कोल इंडिया, टीसीएस जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया।
अगर निफ्टी 50 लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पर एफएमसीजी इंडेक्स, जी हाँ, HUL, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स जो थे उनमें गिरावट नजर आई। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस और मैक्स हेल्थ केयर में भी गिरावट देखने को मिली। आईटी की गेनर्स की बात की जाए तो यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, LTI मोनेटरीज, ये सारे काउंटर्स थे जहाँ पर खरीदारी नजर आई। लेकिन बैंकिंग शेयर में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अगर स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर कैनरा बैंक, PNB, कोटक महिंद्रा बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंक थे जहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल आज के सेशन को एक वीक सेशन माना जा सकता है। FIIs की लगातार बिकवाली को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही है, ये कहना है निपेन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का। CNBC आवाज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि विदेशियों के लिए कैपिटल गेन टैक्स को हटाना चाहिए ताकि भारतीय बाजारों का आकर्षण बढ़े और विदेशी निवेश को रफ्तार मिल सके। हम देखें कि इस साल जनवरी से अब तक इंडिया हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट ग्लोबली अमॉन्ग द बड़े मार्केट से उसकी बात कर रहा हूं। जब FIIs ये पैमाने पे सेलिंग कर रहे हैं तो क्लियरली इट्स अ कॉज फॉर वरी। जो कैपिटल गेन्स टैक्स है उसको पहले अबॉलिश करना पड़ेगा फॉरेनर्स के लिए। और आप देखिए विश्व में मोस्ट ऑफ द लार्ज मार्केट्स में फॉरेनर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है। दूसरा ये होगा कि जो अपनी करेंसी है, जिस करीबन 14% जनवरी 2025 से करीबन 13.5 से 14% डिप्रिशिएट हो चुकी है, तो वो करेंसी हैज टू स्टेबलाइज। इफ इट डज नॉट स्टॉप फॉलिंग तो मुझे लगता है कि फॉरेनर्स इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। आईटी शेयरों में आज जबरदस्त तेजी रही है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। CLSA ने आईटी सेक्टर पर खास रिपोर्ट निकाली है। आइए आशीष से जानते हैं कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। आशीष बताइए। तो आईटी स्टॉक्स इतने ज़्यादा टूट चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे। एक बार मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूं कि क्या हालचाल यहाँ पर आईटी इंडेक्स का देखने को मिल रहा है। अब आप एक हफ्ते और एक महीने में देखें तो थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। 4-4% के मूव है, बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन इस साल 20%, एक साल में भी देखें तो निवेशकों का पैसा नहीं बना। 17% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब दरअसल अगर आप देखें तो इस CLSA की रिपोर्ट में बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स कहे गए हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्री में जो प्राइसिंग मॉडल है इसका शिफ्ट देखने को मिला है। पहले जो सीट बेस्ड इनकी प्राइसिंग होती थी, अब कंजम्पशन बेस्ड देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में एक देखें तो बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो चौथी तिमाही के आईटी कंपनीज के नतीजे थे, इसमें एक तो EPS की ग्रोथ इन्हें अच्छी लगी और साथ में जो गाइडेंस यहाँ पर कंपनियां दे रही हैं, इसके चलते भी कंफर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये बता रहे कि आईटी कंपनीज की, जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं, इनकी पार्टनरशिप है SaaS कंपनीज यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाली कंपनीज के साथ, जिनकी अगर आप देखें तो डिमांड काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रही है। और जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग है, इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड वर्क है, इसमें लगातार ऑर्डर और डील्स देखने को मिल सकती है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के चलते बता रहे कि SaaS कंपनीज में एक आईटी स्टॉक है विप्रो, जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, इसको फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये इनके टॉप पिक्स में से शामिल है। इसके अलावा आप देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर भी बता रहे हैं कि विप्रो के बाद अगर SaaS का एक्सपोजर किसी के पास है तो परसिस्टेंट सिस्टम है। फिलहाल 5% की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बता रहे कि डिमांड बढ़िया देखने को मिल सकती है और जो स्ट्रक्चरल प्राइसिंग शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके चलते आईटी पर ये बुलिश नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ईरान तनाव का असर घरेलू बाजारों पर लगातार दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने देश भर में एक बार फिर कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब नई कीमतें 3,113 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 53 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। कोलकाता में अब कमर्शियल सिलेंडर के लिए ग्राहकों को 3,255 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। इसके अलावा 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी 11 रुपए बढ़ाए गए हैं। 2026 की शुरुआत से अब तक लगातार 7वीं बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। नीट परीक्षा लीक मामले में शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति आज कल चर्चा कर रही है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। मतलब इस बार नीट पेपर पेन मोड में ही होगा। इस खबर पर पूरी अपडेट बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा।
नीट पेपर लीक मामला काफ़ी गर्मा गया है। इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में कहा गया था कि जो 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा से होने वाली है उसको कंप्यूटर बेस कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी एनटीए काफ़ी दबाव में है और ऐसे में हमें नहीं लगता कि उनको किसी भी तरह का कोई आदेश देना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करेगा। और उसके साथ साथ जो संसद की स्थायी कमेटी है उसने भी एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और एनटीए के अधिकारी शामिल होंगे। खासतौर पे कि नीट पेपर के लीक के ऊपर चर्चा होगी कि किस तरह से इसको पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, किस तरह से सारी व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो इसके ऊपर जो स्टैंडिंग कमेटी है वो चर्चा करेगी। इसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी ने एक बैठक कल भी बुलाई है जिसमें कि सीबीएसई मामले के ऊपर चर्चा होगी। किस तरह से छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, किस तरह से ऑन स्क्रीन मार्किंग है उसको में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है। तो अगले 2 दिन स्टैंडिंग कमेटी इन दोनों मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाली है और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरह से इन एग्जामिनेशन में आगे चल करके सुधार किया जा सकता है। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ गया है। बिहार के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया टॉप किया है। शुभम ने 360 में से 330 अंक हासिल किए हैं। वहीं कबीर छिल्लर ने 329 अंकों के साथ ऑल इंडिया दूसरी रैंक हासिल की है। बिहार में गया के रहने वाला शुभम पिछले 2 साल से कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहे थे। आपको बता दें इससे पहले जेईई मेंस में उन्होंने ऑल इंडिया 6th रैंक हासिल की थी, लेकिन एडवांस में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के टॉपर बन गए हैं। रिजल्ट के बाद न्यूज 18 इंडिया ने दोनों टॉपर्स से बातचीत की। सबसे पहले शुभम बहुत बधाई आपको। फर्स्ट रिएक्शन क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है इस अचीवमेंट के साथ? मतलब इस अचीवमेंट के साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब कोटा आए थे तब इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, बट मेहनत करते करते तो ये समझ में आ गया कि टॉप 5-10 में आना का पॉसिबिलिटी है ही। और आज जब फर्स्ट रैंक आई है तो बहुत ही खुशी हो रही है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। कितना बड़ा चैलेंज था इस रैंक को हासिल करना? चैलेंज तो बड़ा था क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ता है, हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क के साथ काम करना पड़ता है। बट ठीक है, डेडिकेशन था, मोटिवेशन था करने का, तो फिर वो फाइनली हो ही जाता है। इस सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ रहा? पेरेंट्स का और फैकल्टीज का एंड एलन के एकेडमिक सिस्टम। क्या एम लेकर के चले थे जब ये अचीवमेंट हासिल हुई? एम तो यही था कि कुछ भी हो जाए अपना बेस्ट देना है। अब वो बेस्ट ऑल इंडिया रैंक 1 बनकर आए या 50 बनकर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अपना बेस्ट। कबीर क्या कहेंगे इस अचीवमेंट के साथ? काफी अच्छा लग रहा है। जैसे उसने कहा कि कोटा के इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, सीरियसली कोई इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बट स्टिल धीरे धीरे टेस्ट में देखा परफॉर्मेंस तो लगा कि टॉप 5 में तो आ ही जाऊंगा एंड अब अच्छा रिजल्ट आ गया। अब जब आ गया तो अब आगे के लिए क्या, और यहाँ संघर्ष से सफलता की कहानी क्या कहती है? अभी तो IIT बॉम्बे CSE जा रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद मास्टर्स करूंगा या क्या करूंगा। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। गर्मी की छुट्टियां होने के बावजूद एविएशन सेक्टर रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। डीजीसीए के अप्रैल के आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। अप्रैल महीने में घरेलू हवाई यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ी है। क्या पूरी खबर की डिटेल्स बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, अप्रैल का महीना आमतौर पे पीक समर सीजन की शुरुआत माना जाता है, लेकिन इस बार डीजीसीए के आप अगर अप्रैल के आंकड़ों को देखें तो जो डोमेस्टिक हवाई यात्री हैं उनकी संख्या घटी है। 4.2% की कमी आपको देखने को मिल रही है। अगर आप मार्च से कंपेयर करें तो 1.44 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी डोमेस्टिक रूट्स पे, लेकिन अप्रैल में ये घट के 1.38 करोड़ पहुंच चुकी है। वहीं अगर सालाना आधार पर भी कंपेयर करें तो भी डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक लगभग 3.4% घटा है। जो मुख्य कारण है वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात थी, उस समय में एटीएफ की कीमतें भी उस समय बढ़ी थी और इसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा था। कई सारी एयरलाइंस ने अपने जो रूट्स हैं वो भी कर्टेल करने शुरू किए थे। लेकिन अगर मार्केट शेयर की बात करें, अप्रैल में इंडिगो का जो मार्केट शेयर था वो 65% तक पहुंचा। एयर इंडिया की जो हिस्सेदारी थी वो 26.2% से कम होकर 24.7% रह गई। और अगर पूरे जनवरी से अप्रैल तक की बात करें तो भी डोमेस्टिक यात्रियों की संख्या बिल्कुल फ्लैट थी, सिर्फ 0.06% की ग्रोथ देखने को मिली। और इसके बाद अगर आप देखें तो तमाम जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने रूट्स को और कर्टेल किया है। तो जो अगला जो मई की अगर बात करें वहाँ पे जो डीजीसीए की रिपोर्ट आएगी
आएगी उसमें और ज़्यादा कमी होने की संभावना दिख रही है। भारतीय रेलवे अब तेजी से डीजल बेस्ड नेटवर्क से इलेक्ट्रिक नेटवर्क की तरफ शिफ्ट हो रही है। जी हां, इसका सीधा असर रेलवे के फ्यूल बिल पर दिखाई देने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक बीते कुछ सालों में रेलवे की डीजल की खपत 63% तक घट गई है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रही है दीपाली नंदा। दीपाली, बताइए रेलवे को आखिर मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन से कैसे फायदा हो रहा है? देखिए, आज से 10 साल पहले की अगर तस्वीर को देखेंगे तो ज्यादातर जो रेलवे की निर्भरता थी खासतौर पर ऑपरेशंस के लिए वो डीजल पर ही थी। लेकिन बीते 10 से 12 सालों में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई और इसके पीछे वजह ये रही कि जिस तरह से रेल मंत्रालय में मिशन मोड पर काम किया गया इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर। अभी अगर ब्रॉड गेज नेटवर्क की बात करें तो लगभग इस पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है और यही वजह है कि जो बड़ा नंबर रेलवे की तरफ से शेयर किया गया है वो ये कि 2016-17 के मुकाबले अगर आप 2024-25 में देखेंगे तो जो डीजल पर निर्भरता है वो 63% तक कम हो गई है। तो बड़ी गिरावट डीजल कंजम्पशन में खास तौर पर रेलवे मिनिस्ट्री में दर्ज की गई है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन जो है इस पर कितना खर्च कर रही है सरकार, तो हम देख रहे हैं साल दर साल जब बजट एलोकेट होता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस रखा जाता है। बीते 5 सालों की बात करें तो 30,000 करोड़ लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन पर ही खर्च हुए हैं। और जिस तरह से ये बड़ा नंबर, एक कॉस्ट कटिंग हुई है, डीजल पर निर्भरता घटी है, जाहिर तौर पर अभी जिस तरह की वैश्विक स्थिति है उसको देखकर एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगर समय रहते रेलवे ने डीजल से इलेक्ट्रिफिकेशन में शिफ्ट ना किया होता तो अभी जो ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है इस दौर में एक बड़ी आफत रेलवे के लिए हो सकता था, खासतौर पर फ्रेट और पैसेंजर ऑपरेशंस को लेकर। लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ रेलवे बढ़ रही है। इससे 2 और फायदे हो रहे हैं। जो ग्रीन मोबिलिटी पर सरकार का फोकस है वो भी कहीं ना कहीं अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरा फॉरेक्स सेविंग भी इस पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद देखने को मिल रही है। दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आईपीएल फाइनल में आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद हैदराबाद में जश्न अचानक बेकाबू हो गया। बड़ी संख्या में आरसीबी समर्थक तेलंगाना सचिवालय के बाहर जुट गए और देखते ही देखते भीड़ ने उग्र रूप ले लिया। उत्साह के बीच फैंस ने बैरिकेड्स तोड़ दिए जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई के बाद किसी तरह स्थिति पर काबू पाया गया, लेकिन जीत का जश्न कुछ समय में ही हंगामे में बदलता नजर आया। वहीं आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भी आईपीएल फाइनल में आरसीबी की जीत के बाद जश्न बेकाबू हो गया। शहर के राजू विहार सेंटर पर बड़ी संख्या में युवक सड़कों पर उतर आए। हाथों में झंडे और बैनर्स लेकर जीत का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन यह जश्न जल्द ही हंगामे में बदल गया। कुछ हुड़दंगियों ने ट्रैफिक रोककर चक्का जाम कर दिया। इसी दौरान एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस को निशाना बनाते हुए उस पर पथराव किया गया और बस के शीशे तोड़ दिए गए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सख्ती दिखाते हुए भीड़ को खदेड़कर हालात पर काबू पाया गया। आजकल बाजार में प्रोटीन वाले फास्ट फूड की बाढ़ आई है। प्रोटीन के लिए क्या इस तरह का फास्ट फूड लेना सही भी है या ये नई तरह का जंक फूड है? यही जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा, प्रोटीन की आड़, जंक की बाढ़, शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।